वेलकम एवरीवन। फाइनेंशियल कमेटीज कवर कर चुके हैं। आज बाकी चैप्टर देखेंगे। डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज एंड फाइनेंशियल कमेटीज, दे आर इम्पॉर्टेंट बट वी कांट इग्नोर रेस्ट ऑफ द कमेटीज बिकॉज यूपीएससी ने ऑलरेडी कमेटी ऑन सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन पर क्वेश्चन पूछ लिया है, आई गेस इन 2018 और 19 के प्रीलिम्स में। एंड नाउ फॉर द लास्ट 3 और 4 डेज एथिक्स कमेटी इज इन न्यूज। तो आपने एथिक्स कमेटी को नोट करके रखना है क्योंकि ये न्यूज में है। न्यूज में क्यों है? क्योंकि लोकसभा एमपी तृणमूल कांग्रेस की एमपी है, इनको लोकसभा से एक्सपेल कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ एथिक्स कमेटी एंड चार्जेस थे कंटेम्प्ट ऑफ हाउस एंड अनएथिकल कंडक्ट। बट नाउ दिस एथिक्स कमेटी रिपोर्ट इज अंडर द क्लाउड फॉर इट्स क्रेडिबिलिटी, क्योंकि ये अपनी अलेजेशंस को इस्टेब्लिश नहीं कर पाई है। तो आपने इस कमेटी को नोट करके रखना है, एथिक्स कमेटी को। सो लेट्स गेट गोइंग। स्टार्ट करते हैं डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज। स्टैंडिंग कमेटी क्या है? लाइक एनी अदर कमेटी, इसमें भी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ही रहते हैं एंड मिनिस्टर्स इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये भी एक परमानेंट एंड रेगुलर कमेटी ही है एंड इसको इस्टेब्लिश करा जाता है अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द हाउस। एंड देखिए, जो स्टैंडिंग कमेटी है इसकी हिस्टोरिक रूट्स भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में ही है। 1571 में फर्स्ट पार्लियामेंट्री कमेटी को सेटअप करा गया था। इस ईयर को आप याद रख सकते हो। सो आप इन द नटशेल आप ये बोल सकते हो कि ये जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज हैं, इनफैक्ट एनी स्टैंडिंग कमेटी, फाइनेंशियल कमेटीज, ये सारी की सारी ब्रिटिश लेगेसी ही हैं। एंड इंडिया की बात करें, इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में 1989 में 3 स्टैंडिंग कमेटीज को सेटअप करा गया था। 3 कमेटीज ये कौन सी थी? फर्स्ट वन वॉज फॉर एग्रीकल्चर एंड सेकेंड स्टैंडिंग कमेटी थी साइंस एंड टेक के लिए एंड थर्ड वॉज फॉर इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो इन 3 स्टैंडिंग कमेटीज को इस्टेब्लिश करा गया था 1989 में। बट फिर 1993 में इस सिस्टम को, इन स्टैंडिंग कमेटीज को खत्म कर दिया गया एंड 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज को इस्टेब्लिश करा गया। तो 17 कमेटीज आई थी इन 1993। 2004 में इनकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करके कर दी गई 24। तो अभी 24 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज हैं। नाउ 31 मार्च 1993 में जब इस स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम का इनॉग्रेशन हो रहा था, तो उसी टाइम पर ही राज्यसभा चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया KR नारायणन, इनका नाम आप याद रख सकते हो, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बोला कि इस स्टैंडिंग कमेटी, जो डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज को सेटअप करा गया है, इनका पर्पस क्या है? टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट। गवर्नमेंट को अंडरमाइन करना या फिर गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना या फिर वीकन करना इन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज का पर्पस नहीं है। इनफैक्ट ये गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन ही करेंगी। स्ट्रेंथन कैसे करेंगी? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के बाद, मीनिंगफुल इन्वेस्टिगेशंस के बाद, इन कमेटीज के थ्रू जब पार्लियामेंट्री सपोर्ट मिलेगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट स्ट्रेंथन होगी। बट अल्टीमेट पर्पस इन स्टैंडिंग कमेटीज का क्या है? टू इंश्योर द अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। ये KR नारायणन जी ने बोला था, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस टाइम के, जब इस स्टैंडिंग कमेटी सिस्टम को सेटअप करा गया था। तो 1993 में 17 डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज को सेटअप करा गया अकॉर्डिंग टू एंड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ रूल्स कमेटी ऑफ द लोकसभा। एंड मेन पर्पस इनका क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव क्या था इन कमेटीज का? टू सिक्योर मोर अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, दैट इज गवर्नमेंट, दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मोर अकाउंटेबल रहे एंड स्पेशली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी। देखिए, जितनी भी ये सारी कमेटीज इस्टेब्लिश करी जाती हैं, इनका मेन पर्पस हमेशा फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी ही रहता है। बाकी चीज़ों को भी चेक करती हैं, बिल्स से रिलेटेड, लेजिस्लेटिव प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ों को ये चेक करती हैं, डिबेट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, उनमें हेल्प देती हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन देती हैं। बट कोई भी कमेटी हो, उसका मेन पर्पस फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी को सिक्योर करना तो होता ही है, क्योंकि जितनी भी सारी मिनिस्ट्रीज पैसा खर्च रही होती हैं वो लोगों का पैसा है। अगर गवर्नमेंट पैसा खर्च रही है तो पार्लियामेंट का
ये काम रहता है गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना। एंड इसके साथ ही ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज बजट डिबेट्स में भी हेल्प करती हैं। बजट डिबेट्स में कैसे हेल्प करती हैं, अगर किसी को याद हो, जनरल डिस्कशन के बाद 3 या 4 हफ्तों का टाइम दिया जाता है एंड उसके बाद फिर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर वोटिंग होती है। बट वोटिंग से पहले यही डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज सारी डिमांड फॉर ग्रांट्स को स्क्रूटिनाइज करती हैं, उनका इन डेप्थ एनालिसिस करती हैं एंड उनके ऊपर रिपोर्ट भी तैयार करती हैं। नाउ करंटली 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज हैं एंड हर एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की जो स्ट्रेंथ है, इन ईच डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी 31 मेंबर्स हैं। 21 आते हैं लोकसभा से एंड 10 मेंबर्स आते हैं राज्यसभा से। लोकसभा के मेंबर्स को स्पीकर नॉमिनेट करते हैं एंड राज्यसभा के मेंबर्स को ऑब्वियसली फिर राज्यसभा के चेयरमैन नॉमिनेट करेंगे। बट देखिए, अब तो ये 31 मेंबर्स हैं एंड 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज हैं। पहले क्या था, हर एक कमेटी के 45 मेंबर्स थे टिल 13th लोकसभा। 13th लोकसभा का पीरियड कितना था, 1999 से लेकर 2004 तक की जो लोकसभा है वो 13th लोकसभा है। जो करंट लोकसभा है वो 17th है एंड 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं। इन छोटे छोटे फैक्ट्स को भी याद रखें। सो 13th लोकसभा तक 45 मेंबर्स रहते थे इन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज के। बट 2004 में आफ्टर रिस्ट्रक्चरिंग, जब इनकी रिस्ट्रक्चरिंग हुई उसके बाद मेंबर्स को कम कर दिया गया एंड अब 31 मेंबर्स हैं। कम क्यों करा गया, देखिए 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज हैं। हर एक मिनिस्ट्री को ये चेक करती हैं, उनकी रिपोर्ट्स को चेक करती हैं एंड हर एक डिपार्टमेंट्स को भी ये देखती हैं, ठीक है। तो 31 मेंबर्स हैं एंड अगर हम लोकसभा की बात लेके चलें तो अगर ये 45 मेंबर्स पहले जैसे ही रहते, अभी स्ट्रेंथ कितनी है 543, तो मोर देन 600 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट तो लोकसभा से ही आ गए। ऐसे ही राज्यसभा का भी आप काउंट करोगे तो स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। एंड अगर सारे के सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जस्ट इन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज में ही रहेंगे तो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी। इसीलिए ही फिर 2004 में रिस्ट्रक्चरिंग हुई, उसके बाद इनका नंबर कम करा गया। अब 21 आते हैं लोकसभा से एंड 10 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आते हैं राज्यसभा से एंड जो टोटल नंबर बनता है फिर वो 31 बनता है। एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड, मिनिस्टर्स इनमें नॉमिनेट नहीं होते हैं एंड अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिनिस्टर अपॉइंट हो जाता है उस टाइम पर फिर वो डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर नहीं रहेगा एंड इन कमेटीज का टेन्यूर भी एंड इन कमेटीज की टर्म भी 1 ईयर ही रहती है, लाइक फाइनेंशियल कमेटीज। नाउ ये 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज में से 8 राज्यसभा के लिए हैं एंड 16 कमेटीज जो हैं वो लोकसभा के लिए हैं। लोकसभा की कमेटीज को लोकसभा के रूल्स गवर्न करेंगे एंड इसके लिए रूल्स हैं 331C से 331Q, ये लोकसभा के रूल्स हैं एंड दीज रूल्स गवर्न लोकसभा स्टैंडिंग कमेटीज। एंड फॉर राज्यसभा रूल नंबर है 268 to 277, ये लक्ष्मीकांत में ही दिया गया है। सो दीज रूल्स गवर्न डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा के लिए ये रूल्स हैं। देखिए ऐसे फैक्ट्स को भी याद रखें क्योंकि यूपीएससी का अगेन इनफैक्ट स्टेट सर्विसेज में तो ये नॉर्मल रहता ही है। स्टेट सर्विसेज में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं, नंबर वाले क्वेश्चन जो कि यूपीएससी में जनरली वैसे नहीं पूछे जाते हैं, तो इनको इग्नोर मत करें क्योंकि यूपीएससी का भी कुछ पता नहीं है। सो अब इनके फंक्शंस भी देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे मैंने पहले ही बताया है कि जब बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन खत्म हो जाती है, जनरल डिस्कशन के बाद हाउस को एडजर्न करा जाता है 3 to 4 वीक्स के लिए। उसी टाइम पर ही जो मिनिस्ट्री की डिमांड फॉर ग्रांट्स रहती हैं, क्योंकि जितनी भी मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स हैं इनको पैसा चाहिए और इसके लिए फिर ये पार्लियामेंट के आगे डिमांड्स रखती हैं ग्रांट्स के लिए। सो इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर डिस्कशंस करना, इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर रिपोर्ट्स प्रिपेयर करना, इन डेप्थ एनालिसिस करना इन कमेटीज का ही काम रहता है। इसके साथ ही डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स इनके बिल्स को एग्जामिन करना भी इनका काम है। अब ये कौन से बिल हो सकते हैं, देखिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या फिर डिफेंस मिनिस्ट्री है, ये लोग अपने डिपार्टमेंट्स के लिए, अपनी मिनिस्ट्रीज के लिए बिल्स प्रपोज कर सकती हैं।
एंड पार्लियामेंट के पास इतना ज़्यादा लेजिस्लेटिव एजेंडा रहता है, इतना काम रहता है कि कभी कभी वो हर एक बिल को एग्जामिन नहीं कर पाते हैं, उनके ऊपर डिबेट्स नहीं हो पाती हैं। इसलिए कुछ बिल्स इन डिपार्टमेंटल कमेटीज़ को दे दिए जाते हैं। इसके बाद फिर वो रिपोर्ट्स प्रिपेयर करती हैं एंड हाउस को प्रेजेंट कर दी जाती हैं। फिर वो रिपोर्ट्स, उन्हीं रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही बिल्स के ऊपर फिर हाउस में डिस्कशंस भी होती हैं। ऐसे ही इन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स की एनुअल रिपोर्ट्स को कंसिडर करना भी इस डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज का ही काम रहता है। एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करना भी इन्हीं कमेटीज का काम है। नौ ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? अगर किसी को याद हो तो बजट में हमने देखा था कि जब बजट प्रेजेंट करा जाता है तो उसमें डिफरेंट चीज़ें रहती हैं एंड उन चीज़ों में से कुछ रिपोर्ट्स भी रहती हैं। 3 रिपोर्ट्स रहती हैं, 3 स्टेटमेंट्स रहती हैं बेसिकली, जैसे कि मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट हो सकती है। ऐसे ही कंट्री के लिए लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी क्या होगी, इन लॉन्ग टर्म फिस्कल पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करना भी इन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज का ही काम रहता है। बट ये काम वो तभी करती हैं जब हाउस इनको रेफर करता है, या फिर स्पेशली अगर इन लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स की बात करें, अगर हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने बोला है तभी फिर ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज ही इन लॉन्ग टर्म पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को कंसिडर करती हैं। बट इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशंस क्या है कि जैसे कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को से रिलेटेड मैटर्स को चेक नहीं कर सकती हैं। मिनिस्ट्रीज अपना काम कर रही हैं, उस डे टू डे वर्क के लिए जितना भी खर्चा हो रहा है उसको ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज चेक नहीं कर सकती हैं। जैसे कि मिनिस्ट्रीज ने अपनी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स रखी हैं बट उसमें ये डे टू डे खर्चा इंक्लूड नहीं होता है, तो ये इसकी एक लिमिटेशन है। ऐसे ही ये अगर इनको कोई काम दिया गया है तभी ये काम करती हैं। अगर हाउस ने इनको काम करने के लिए बोला है, कोई मैटर इनको रेफर करा है, ये तभी करेंगी। ये सो मोटो काम नहीं कर सकती हैं। सेम वे में अगर कोई काम बाकी पार्लियामेंट्री कमेटीज का है, जैसे कि अगर कोई काम फाइनेंशियल कमेटीज का है या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी का है, तो उस केस में फिर ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज इंटरफेयर नहीं करेंगी। तो ये इनकी कुछ लिमिटेशंस थी। अब हमने बोला था कि ये डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर स्क्रूटिनाइज करती है इनको, ऐसे ही बिल्स को भी एग्जामिन करती है। तो इनका आप प्रोसीजर देखेंगे कि इन डिमांड्स फॉर ग्रांट्स का प्रोसीजर क्या है। वैसे तो ऑलरेडी हमने बजट के टाइम पर ही देख लिया था। पहले बजट को प्रेजेंट करा जाता है फर्स्ट स्टेज में, उस टाइम पर कोई भी डिस्कशन नहीं होती है। सेकंड स्टेज में फिर जनरल डिस्कशन होती है। जब जनरल डिस्कशन हो जाती है दोनों हाउसेज में, उसके बाद 3 to 4 वीक्स के लिए हाउस को एडजर्न कर दिया जाता है। एडजर्न क्यों करा जाता है? क्योंकि अब हाउस का कोई काम नहीं है, हाउस में जितनी डिस्कशन होनी थी वो हो चुकी है। नौ इस एडजर्नमेंट जो पीरियड दिया गया है 3 से 4 हफ्तों का, इसी टाइम पर ही काम आता है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज का। ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड ओनली, दैट इज 3 to 4 वीक्स में ही these departmental standing committees will consider the demands for grants, उनको स्क्रूटनाइज करेगी, इन डेप्थ एनालिसिस करेगी, जितनी भी मिनिस्ट्रीज ने डिमांड्स रखी हैं उनको चेक करेगी। उसके बाद उनके ऊपर मिनिस्ट्री वाइज रिपोर्ट प्रिपेयर करेगी। हर एक मिनिस्ट्री की अपनी डिमांड्स पर ग्रांट होगी, फाइनेंस मिनिस्ट्री की अलग होगी, डिफेंस मिनिस्ट्री की अलग होगी। तो मिनिस्ट्री वाइज ही डिमांड्स फॉर ग्रांट्स के ऊपर रिपोर्ट तैयार करी जाती है। उसके बाद फिर रिपोर्ट हाउस में प्रेजेंट कर दी जाती है एंड लोकसभा में ही वोटिंग होती है, राज्यसभा में वोटिंग नहीं होती है। नाउ अगर बिल्स का प्रोसीजर देखें कि बिल के लिए ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कैसे काम करेगी। पहले तो ये बिल, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, कौन से हो सकते हैं, कोई मिनिस्ट्री ने अपना बिल प्रेजेंट कराया है, कोई प्रपोजल दिया है, तो ये सारे बिल्स ये डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज एग्जामिन कर सकती हैं। बट इसमें एक कैच है, अगर इन डिपार्टमेंटल कमेटीज को कोई बिल रेफर करा जा रहा है, इनको कोई भी काम दिया जा रहा है, वो तो सही है कि ठीक है, एक्सपर्ट ओपिनियन ली जा रही है, लोगों से भी ओपिनियन ये कमेटीज ले सकती हैं, एमिनेंट पर्सन्स की ओपिनियन ले सकती हैं। बट अगर कोई बिल या फिर कोई भी मैटर बार बार इन कमेटीज को रेफर करा जा रहा है, तो ये कमेटीज भी खुद लेजिस्लेटिव प्रोसेस में एक हर्डल बन जाती हैं। क्योंकि देखिए, जब भी कोई बिल इन कमेटीज को रेफर करा जाएगा, से लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, इसका लेजिस्लेटिव प्रोसेस कंप्लीट हुआ, कुछ गड़बड़ लगी, कुछ समझ नहीं आया मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, तो एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत लगी, तो एक डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी को रेफर कर दिया गया ये पर्टिकुलर प्रपोजल। बट जब भी ये काम इस कमेटी को दिया जाएगा, एवरी टाइम हाउस को एडजर्न करा जाएगा।
एंड अगर ऐसा करा जा रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यूस डिसरप्शन हो रहा है लेजिस्लेटिव प्रोसेस का ड्यू टू दीज एडजर्नमेंट्स, तो इसका मतलब है कि ये डिपार्टमेंटल कमेटीज ही एक हेल्प करने की बजाय ये कमेटीज खुद हर्डल बन रही हैं इस लेजिस्लेटिव प्रोसेस में, क्योंकि जितना ज्यादा बार बार कोई बिल इनको रेफर करा जाएगा, हर बार ये अपनी रिपोर्ट दे रही हैं, उस रिपोर्ट के बेसिस पर फिर से हाउस की प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, वो पसंद नहीं आई तो फिर से इनको रेफर करा गया, इट मीन्स बार बार हाउस को एडजर्न करा जा रहा है, तो ये लेजिस्लेटिव प्रोसेस में ही एक तरह से हर्डल बन जाती हैं। तो ये भी एक इनकी लिमिटेशन के ही जैसे है, अदरवाइज इन कमेटीज का बहुत फायदा रहता है। ये जब इनको बिल कोई रेफर करा जाएगा, ये बिल्स को क्लॉज बाय क्लॉज चेक करेंगी, उन बिल्स के जनरल प्रिंसिपल्स क्या हैं, बेसिक प्रिमाइस क्या है उन बिल्स का, उनकी क्लॉजेस क्या है, उनको कंसिडर करा जाएगा। बट अगेन ये करा तब ही जाएगा जब कोई हाउस इनको बिल ये रेफर कर देगा, उसके बाद फिर ये अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करके हाउस को वापस भेजेंगी। नो इन स्टैंडिंग कमेटीज की कुछ मेरिट्स भी हैं। मेरिट्स सबसे पहले तो इसकी देखिए, इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है ना, 31 मेंबर्स हैं, और इन मेंबर्स में राज्यसभा लोकसभा दोनों के ही मेंबर्स हैं पहले तो, एंड इसमें पार्टी बायस खत्म हो जाता है। पार्टी बायस खत्म कैसे हो रहा है, क्योंकि देखिए 21 मेंबर्स लोकसभा से आ रहे हैं, एंड लोकसभा में ऑपोजिशन के भी मेंबर्स होंगे, ऐसे ही राज्यसभा में भी होंगे, डिफरेंट पार्टीज के मेंबर होंगे राज्यसभा में भी एंड लोकसभा में भी। तो डिफरेंट पार्टी जो एमपी होंगे, अगर किसी छोटी पार्टी का भी कोई एमपी है लोकसभा या फिर राज्यसभा में, तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, वो भी गवर्नमेंट काम के लिए अपना ओपिनियन दे सकता है। तो यहाँ पर पार्टी बायस भी खत्म होता है। एंड सेकंड, ये अपने प्रोसीजर में भी फ्लेक्सिबल हैं। फ्लेक्सिबल कैसे हैं, क्योंकि देखिए इन कमेटीज के पास फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि अपनी रिपोर्ट तैयार करने के लिए ये लोग एक्सपर्ट की ओपिनियन तो ले ही सकते हैं, बट पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन ये लोग देके ये कमेटीज पब्लिक ओपिनियन भी ले सकती हैं। तो इनके प्रोसीजर काफी फ्लेक्सिबल रहते हैं। इसके साथ ही इनके थ्रू पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी एग्जीक्यूटिव के ऊपर रहता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव को तो पैसा खर्चने के लिए तभी दिया जा रहा है ना, जब इन डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटीज ने डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को स्क्रूटनाइज कर लिया है, उनका एनालिसिस कर लिया है, उनके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली है, तो उसके बाद ही एग्जीक्यूटिव को पैसा अलाउ करा गया है खर्चा करने के लिए। तो देखिए इनके थ्रू फिर पार्लियामेंट्री कंट्रोल भी ज्यादा रहता है, क्योंकि अब इनकी रिपोर्ट्स के बाद ही पार्लियामेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज को पैसा एलोकेट करता है, उनको पैसा खर्चने के लिए देता है। तो जितनी भी ये मिनिस्ट्रीज अपनी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स फॉर्म्युलेट करेंगी, जितनी भी अपनी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स प्रिपेयर करेंगी, तो वो लोग भी केयरफुली ही प्रिपेयर करेंगे। फिफ्थ पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को भी पार्टिसिपेट करने का एक चांस मिलता है, गवर्नमेंट की वर्किंग में वो लोग भी अपनी ओपिनियंस दे सकते हैं। एंड इसके साथ ही इन कमेटीज के पास क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है अपने प्रोसीजर में, तो ये लोग एक्सपर्ट ओपिनियन भी ले सकते हैं, पब्लिक ओपिनियन भी ले सकते हैं, ऐसे ही एमिनेंट पर्संस जो अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हों उनसे भी ये लोग ओपिनियन ले सकते हैं। एंड नाउ क्योंकि इनका नंबर भी ज्यादा है, मैक्सिमम मेंबर्स आ सकते हैं, तो ऑपोजिशन पार्टी एंड राज्यसभा का भी एक ग्रेटर रोल हो सकता है इस पार्लियामेंट्री कंट्रोल में एंड स्पेशली फाइनेंशियल कंट्रोल पर। सो जितनी भी ये DRSs हैं, जितनी भी ये स्टैंडिंग कमेटीज हैं, ये इंफॉर्मेशन सप्लाई सिस्टम के जैसे काम करती हैं पार्लियामेंट के लिए, क्योंकि इन्हीं की रिपोर्ट्स, इन्हीं की हेल्प के बेसिस पर ही हाउस में फिर डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होती हैं, ग्रांट्स एलोकेट करी जाती हैं। तो ये एक सप्लाई सिस्टम के जैसे है पार्लियामेंट के लिए। एंड देखिए 4 यार्ड स्टिक्स भी दिए गए हैं लक्ष्मीकांत में कि 4 यार्ड स्टिक्स हैं। अगर किसी भी डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी की इफेक्टिवनेस को चेक करना है तो उसके लिए 4 यार्ड स्टिक्स हैं। सबसे पहला यार्ड स्टिक क्या है कि कितनी ज्यादा एक्सटेंट तक एक पब्लिक ऑफिशियल को ये कमेटीज अकाउंटेबल बना सकती हैं, फर्स्ट ये हो जाएगा। सेकेंड यार्ड स्टिक क्या रहेगा कि जो डिपार्टमेंटल कमेटीज हैं ये पब्लिक ओपिनियन भी ले सकती हैं अपनी रिपोर्ट्स प्रिपेयर करने के लिए। सो इनके पास कितनी ज्यादा लिबर्टी है, कितना ज्यादा ये लोग लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं ये कमेटीज थ्रू द पब्लिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सेकेंड यार्ड स्टिक रहेगा इनकी इफेक्टिवनेस का। थर्ड यार्ड स्टिक क्या है कि पूरे हाउस के ऊपर इनका कितना इम्पैक्ट है। इन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार करी, उस रिपोर्ट का पार्लियामेंट्री हाउस के ऊपर कितना ज्यादा इम्पैक्ट है,
पब्लिक के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ता है, इनकी रिपोर्ट्स का, इनकी पब्लिकेशंस का। थर्ड यार्ड स्टिक ये हो सकता है। फोर्थ यार्ड स्टिक बताया गया है लक्ष्मीकांत में कि गवर्नमेंट के डिसीजंस को ये कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। हमने क्या देखा था कि इनका एक ये मेरिट रहता है क्योंकि इन्हीं की रिपोर्ट्स के बेसिस पर ही मिनिस्ट्रीज को ग्रांट्स दी जाती हैं। तो मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स जब भी अपनी ये डिमांड्स फॉर ग्रांट्स प्रिपेयर करते हैं, जब भी फॉर्मुलेट करते हैं अपनी डिमांड्स, तो इस मिनिस्ट्री को भी इस कमेटीज की रिकमेंडेशंस को भी ध्यान में रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अल्टीमेटली इन्हीं स्टैंडिंग कमेटीज ने ही उनकी डिमांड्स फॉर ग्रांट्स को स्क्रूटनाइज करना है। So these were 4 yardsticks to check the effectiveness of departmental related standing committees। तो यहीं पर ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट है कमेटीज टू इंक्वायर। इसमें 3 कमेटीज आती हैं, कमेटी ऑन पटिशंस, कमेटी ऑन प्रिविलेजेस एंड एथिक्स कमेटी विच इज इन न्यूज। एंड इसको आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन कि आपको इसको याद रखना है, न्यूज में है ये ऑलरेडी। कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन पूछ लिया गया है, नेक्स्ट टाइम पॉसिबिलिटी है कि इसी में से ही पूछ लिया जाए। सो कमेटीज ऑन इंक्वायर में सबसे पहले है कमेटी ऑन पटिशंस। 1924 में फर्स्ट टाइम इसको सेटअप करा गया था। एंड इसका काम क्या रहता है? ओके, सबसे पहले तो लोकसभा की अपनी कमेटी ऑन पटिशंस है, इसके 15 मेंबर हैं, एंड 10 मेंबर हैं राज्यसभा के, उसकी अपनी कमेटी ऑफ पटिशंस है। नौ इसका काम क्या रहता है? जब भी कोई प्रपोजल आता है हाउस में, कोई लॉ बनाना होता है, उसके लिए प्रपोजल आएगा, उस प्रपोजल को बिल बोल देते हैं। लेजिस्लेटिव प्रोसेस के बाद, पास होने के बाद फिर वो एक्ट बनता है। बट जब तक वो बिल है, जब तक वो एक्ट नहीं बना है, तब तक इसके ऊपर पटिशंस डाली जा सकती हैं। ये पटिशंस किसी एसोसिएशन की भी हो सकती हैं, कोई इंडिविजुअल दैट इज सिविलियन भी डाल सकता है ये पटिशन, किसी भी मैटर से रिलेटेड, कोई जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई मैटर हो, या फिर इस बिल की कोई क्लॉज ही ऐसी हो। नो, ये बिल भी यूनियन सब्जेक्ट से ही रिलेटेड होना चाहिए, उसी के लिए कमेटी ऑन पटिशंस भी होगी। तो इन सारी पटिशंस को चेक करना जो इस पर्टिकुलर प्रपोजल के लिए या फिर इस बिल के लिए आई हैं, जो कि एक पब्लिक मैटर हो सकता है, तो इन सारी पटिशंस को चेक करना जो कि इस लेजिस्लेशन के लिए आई हैं, इस बिल के लिए, इस प्रपोजल के लिए आई हैं, उनको एग्जामिन करना ही इस कमेटी ऑन पटिशंस का काम होता है। अब आपको देखिए, इन सारी कमेटीज की डिटेल में जाना जरूरी नहीं है, इतनी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो भी कमेटी न्यूज में आती है जस्ट उनको पक्का ध्यान में रखें। बट अदरवाइज यूपीएससी का पता भी नहीं है कि कौन सा क्वेश्चन पूछ ले। एंड यस, नेक्स्ट है कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। लोकसभा में इसके भी 15 मेंबर हैं, इसकी अपनी कमेटी है, एंड राज्यसभा के लिए 10 मेंबर्स हैं। ना देखिए, प्रिविलेजेस का हमने जब पढ़ा था तो हमने देखा था कि सारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को कुछ इम्यूनिटीज मिलती हैं, उनको प्रिविलेजेस मिलती हैं ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम कर पाएं। बट अगर ये मेंबर्स इन प्रिविलेजेस का ब्रीच करते हैं या फिर इनका मिसयूज करते हैं, तो एक सेमी जुडिशियल कमेटी ऑन प्रिविलेजेस इन सारे ही केसेस को एग्जामिन करती हैं, जितने भी ये ब्रीच के केसेस होंगे। एंड देखिए, हाउस में ना एक प्रिविलेज मोशन भी पास करी जाती है, इसको भी हमने ऑलरेडी देखा था कि अगर हाउस के मेंबर्स ने या फिर मिनिस्टर्स ने प्रिविलेजेस का मिसयूज करा है तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट फिर प्रिविलेज मोशन को मूव कर सकते हैं। ऐसे ही इन सारे ब्रीचेस के लिए इनको एग्जामिन करने के लिए कमेटी ऑफ प्रिविलेजेस है, एंड दोनों हाउसेस के लिए अपनी अपनी कमेटी है। नेक्स्ट है एथिक्स कमेटी। एथिक्स कमेटी का काम रहता है हाउस में डिसिप्लिन बनाए रखना, एक डेकोरम बनाए रखना, हाउस के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करें सारे के सारे मेंबर्स, मिसकंडक्ट ना करें, एंड उसके ऊपर अगर अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेना है। देखिए, जो एथिक्स कमेटी का इन्हें एक क्या है कि एक्शन को रिकमेंड तो कर सकती है बट खुद एक्शन ले नहीं सकती है, इसीलिए ही अभी ये न्यूज में भी है, क्योंकि इसी ने ही महुआ मोइत्रा को खुद ही पनिशमेंट दे दी। बट इसका काम जस्ट रिकमेंडेशंस देना है, ये अप्रोप्रिएट एक्शन को रिकमेंड तो कर सकती है बट खुद एक्शन ले नहीं सकती है, खुद ये पनिशमेंट नहीं दे सकती है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। एंड देखिए, राज्यसभा के लिए इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था 1997 में, एंड लोकसभा में फिर बाद में आई थी ये 2000 में। नेक्स्ट है कमेटीज टू स्क्रूटनाइज एंड कंट्रोल। अब इसमें भी 6 कमेटीज हैं। फर्स्ट है कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेज। इसमें देखिए, लोकसभा के लिए इसमें 15 मेंबर ही हैं, एंड राज्यसभा के लिए इसमें 10 मेंबर्स हैं, एंड फर्स्ट टाइम इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था 1953।
ये सारे फैक्ट्स क्योंकि याद रखने वाले हैं तो इनको मैंने यहाँ पर नोट्स में लिखा नहीं हुआ है। एंड इस कमेटी ऑन गवर्नमेंट इंश्योरेंसेस का काम क्या रहता है, देखिए जितने भी ये मिनिस्टर्स हैं जो गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, ये सारे मिनिस्टर्स कुछ प्रॉमिसेस करते हैं लोगों से, इन्होंने कुछ अश्योरेंसेस दी होती हैं, कुछ अंडरटेकिंग्स जो कि रिटर्न प्रॉमिसेस हो सकते हैं। ये सारे प्रॉमिसेस इन मिनिस्टर्स ने फुलफिल करे हैं या नहीं, उनको एग्जीक्यूट करा है या नहीं, या फिर सक्सेसफुली उनको परफॉर्म करा है, या फिर इन फ्यूचर में ये परफॉर्म करेंगे या फिर नहीं, इन प्रॉमिसेस को एग्जीक्यूट करेंगे या नहीं, ये एग्जामिन करना ही इस कमेटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस का काम होता है। क्योंकि जितने भी ये प्रॉमिसेस होते हैं इनको टेक्निकल टर्म में पार्लियामेंट के लिए गवर्नमेंट अश्योरेंसेस ही बोलते हैं। तो इनको एग्जामिन करना, इनकी एग्जीक्यूशन को चेक करना ही इस कमेटी का काम होता है। एंड देन नेक्स्ट है कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। यही ऑलरेडी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप एक बार चेक करना है, 2018 या 19 का याद नहीं है कौन किस में आया था क्वेश्चन, बट ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो अब पॉसिबिलिटी है एथिक्स कमेटी की, बट यस इसको भी 1953 में ही कॉन्स्टिट्यूट करा गया था। दोनों ही हाउसेज में इसके लिए 15 मेंबर्स हैं। एंड इसका काम होता है सारे जितने भी, देखिए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसने पार्लियामेंट को पावर दी है कि अगर आप ओवरबर्डन हो, आपके पास ज़्यादा काम है, तो आप कुछ काम एग्जीक्यूटिव को दे सकते हो। तो इसीलिए ही फिर पार्लियामेंट कुछ काम एग्जीक्यूटिव को दे देता है, और एग्जीक्यूटिव रूल्स बना सकता है, रेगुलेशंस बना सकता है, बाय लॉज बना सकता है, लोकल बॉडीज बाय लॉज बनाती हैं जो उसी एरिया के ऊपर ही एप्लीकेबल होती हैं। तो इन सारे काम को ही, जितने भी काम एग्जीक्यूटिव ने करे हैं, क्या उन्होंने प्रॉपरली उन कामों को करा है, प्रॉपरली एक्सरसाइज करा है इन फंक्शंस को, ये चेक करना ही इस कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन का काम होता है। नेक्स्ट है कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल। इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था 1975 में। एंड लोकसभा में इसके लिए है 15 मेंबर एंड राज्यसभा के हैं अगेन 10 मेंबर्स। ना इसका काम क्या होता है, जो भी मिनिस्टर्स हैं वो हाउस में अपने कुछ पेपर्स रखेंगे। अब ये पेपर्स किसी इशू से रिलेटेड भी हो सकते हैं, किसी बिल से रिलेटेड भी हो सकते हैं, से कोई एमएसपी का ही इशू चल रहा है तो उस इशू से रिलेटेड ये पेपर्स हो सकते हैं। तो इस कमेटी का काम क्या है, ये चेक करना कि दैट जितने भी ये पेपर्स रखे गए हैं हाउस में, क्या वो सारे काम अकॉर्डिंग टू ये सारे पेपर्स अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर किसी इशू के लिए कोई स्पेशल स्टैट्यूट था, कोई स्पेशल एक्ट था, क्या ये पेपर्स उसी एक्ट या फिर रूल के अकॉर्डिंग हैं, ये चेक करना ही इस कमेटी का काम होता है। बट अगर किसी पेपर को कमेटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ने चेक करना है तो उस केस में फिर ये कमेटी काम नहीं करेगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए पेपर्स ही तो लेड करे जा रहे हैं हाउस में, है ना। तो अगर कोई एग्जीक्यूटिव ने लॉ बनाया है तो उस लॉ से रिलेटेड भी तो पेपर हो सकता है। एंड अगर कोई पेपर एग्जीक्यूटिव या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन से ही रिलेटेड है, किसी एग्जीक्यूटिव लॉ से ही रिलेटेड है कोई पेपर है, तो उसको एग्जामिन करने का काम सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कमेटी का ही होगा। बट अदरवाइज इन सारे पेपर्स को चेक करना, जितने भी मिनिस्टर्स ने हाउस में लेके आते हैं ये मिनिस्टर्स, उनको एग्जामिन करने का काम अदरवाइज इस कमेटी ऑन पेपर्स लेड ऑन द टेबल का ही होगा। नेक्स्ट कमेटी है कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एंड एसटीज। ये भी सिंपल है, इसमें 30 मेंबर्स हैं, 20 लोकसभा से एंड 10 मेंबर्स हैं राज्यसभा से। इसका काम क्या होता है, देखिए एससीज एंड एसटीज इनके लिए 2 नेशनल कमीशन हैं। एससीज का अपना नेशनल कमीशन है एंड एसटी का अपना नेशनल कमीशन है। इनकी रिपोर्ट्स को कंसिडर करना एंड कोई ऐसा मैटर जो कि इनके वेलफेयर से रिलेटेड हो, जो भी इनको स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स दिए गए हैं उनकी वर्किंग कैसे चल रही है, क्या उनकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, ये चेक करना इस कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ एससीज एसटीज का काम होगा। ऐसे ही जो भी कमेटी ये एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से रिलेटेड है, इसका काम भी जो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन है उसकी रिपोर्ट्स को एग्जामिन करना। एंड अगर यूनियन गवर्नमेंट ने किसी भी फील्ड में वुमेन स्टेटस के लिए कोई लेजिस्लेशन कोई लेके आई है यूनियन गवर्नमेंट, या फिर उनकी इक्वालिटी के लिए काम करा है, जो भी मेजर्स लिए हैं उनको एग्जामिन करना भी इस कमेटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन का काम ही होगा। एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि ये तो अभी वैसे इंपॉर्टेंट भी है, करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 106 अमेंडमेंट एक्ट आया है 2023। इसके अकॉर्डिंग वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन दी गई है सीट्स की लोकसभा में। तो देखिए ये एक फील्ड के लिए, लेजिस्लेटिव फील्ड में वुमेन का स्टेटस इंप्रूव करने के लिए एक कोशिश है यूनियन गवर्नमेंट की, उनकी इक्वालिटी के लिए ये काम है।
तो देखिए ये सारी चीज़ें भी ये कमेटी चेक कर सकती है। एंड इसमें भी 30 मेंबर्स होते हैं, 20 लोकसभा के एंड 10 मेंबर्स राज्यसभा के। 1997 में इसको कॉन्स्टिट्यूट करा गया था। लास्ट कमेटी है ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिसेज ऑफ प्रॉफिट। देखिए अभी है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी हुई है, उसको आप जाकर एक बार देखें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम प्रीलिम्स के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अभी इसी ईयर में भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट न्यूज में था। सो इस कमेटी का काम क्या रहता है? देखिए यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज, ये कुछ बॉडीज को अपॉइंट करती हैं। यूनियन गवर्नमेंट के, स्टेट के, यूनियन टेरिटरीज के कुछ ऐसे ऑफिसेज हो सकते हैं जिनको जो भी पर्सन होल्ड कर रहा है, जो भी उनका इनकम्बेंट है, अगर उस पर्सन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो उसको उस पर्टिकुलर ऑफिस को छोड़ना होगा। दैट पर्टिकुलर ऑफिस विल बी एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट फॉर दैट पर्सन। क्योंकि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? ऐसा ऑफिस जिससे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को फाइनेंशियल गेन हो रहा हो। वैसे उसके पास आइडली होना नहीं चाहिए था, क्योंकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते उसको बहुत सारी प्रिविलेजेस मिल रही हैं, उसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रहते सैलरी मिल रही है। बट इसके बाहर अगर कोई और फाइनेंशियल गेन उसको हो रहे हैं किसी और गवर्नमेंट ऑफिस के थ्रू, तो वो गवर्नमेंट ऑफिस फिर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बनेगा। एंड कंडीशन भी है कि अगर किसी पर्सन को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना है तो उसके लिए वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करेगा। तो ये चेक करना कि जो भी पर्सन इन ऑफिसर्स को होल्ड कर रहा है, क्या वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन सकता है या नहीं, इलेक्ट हो सकता है या नहीं, यही काम होता है इस ज्वाइंट कमेटी ऑन ऑफिसर्स ऑफ प्रॉफिट का। इसमें भी 15 मेंबर्स होते हैं, 10 लोकसभा के एंड 5 मेंबर्स होते हैं राज्यसभा के। नेक्स्ट कमेटी इज कमेटी रिलेटिंग टू द डे टू डे बिजनेस। डे टू डे जो भी बिजनेस का, हाउस का बिजनेस कैसे चल रहा है, हाउस के प्रोसीजर्स कैसे चलेंगे, लेजिस्लेटिव प्रोसेस चल रहा है, ये सारे बिजनेस, इनसे रिलेटेड कमेटीज कौन सी हो सकती हैं? सबसे पहले है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। देखिए बिजनेस एडवाइजरी, हाउस का डे टू डे बिजनेस कैसे कंडक्ट करा जाएगा, जो भी लेजिस्लेटिव प्रोसेस होगा उसके लिए क्या टाइम एलोकेट करना है, उसके ऊपर एडवाइस देना। अगर कोई इशू ही हाउस में डिस्कस करना है तो उसके लिए टाइम एलोकेट करना, उसके लिए एडवाइस देना कि कौन सा स्लॉट रखा जाएगा, कौन सी सीटिंग रखी जाएगी उस डिस्कशन के लिए, ये काम ही बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का होगा। लोकसभा की अपनी कमेटी है एंड इसमें लोकसभा में 15 मेंबर्स हैं, जिसमें स्पीकर भी इंक्लूडेड है। एंड स्पीकर लोकसभा की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। ऐसे ही राज्यसभा में भी 11 मेंबर्स रहते हैं इस कमेटी में। एंड उसी केस में भी चेयरमैन, राज्यसभा के जो चेयरमैन होंगे वो इस कमेटी के भी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होंगे। नेक्स्ट है कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर बिल्स एंड रेजोल्यूशन। देखिए अगर तो कोई नॉर्मल बिल आ रहा है, कोई मिनिस्टर हाउस में बिल लेके आ रहा है, उसको डिस्कस करना है, उसकी लेजिस्लेटिव प्रोसेस के लिए टाइम एलोकेट करना है, तो उस केस में तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही देख लेगी। बट अगर प्राइवेट मेंबर का बिल है, ऐसा बिल जो किसी मिनिस्टर ने इंट्रोड्यूस नहीं करा है, तो क्लासीफाई करना कि यस ये प्राइवेट मेंबर बिल है एंड इस पर्टिकुलर प्राइवेट मेंबर बिल के लिए टाइम एलोकेट करना, इसके ऊपर डिस्कशन के लिए टाइम एलोकेट करना इस कमेटी का काम होगा। एंड ये लोकसभा की ही एक स्पेशल कमेटी हो रहती है जिसमें 15 मेंबर्स हैं। एंड एक चीज यहाँ पर याद रखनी है कि डेप्यूटी स्पीकर इसमें चेयरमैन रहते हैं। जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें स्पीकर चेयरमैन थे, बट जो प्राइवेट मेंबर बिल्स के लिए कमेटी होगी इसके लिए डेप्यूटी स्पीकर चेयरमैन होंगे। एंड राज्यसभा के लिए ऐसी कोई कमेटी नहीं है, राज्यसभा के लिए ये काम बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ही करती है। नेक्स्ट कमेटी है रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी नाम से ही पता चल रहा है कि हाउस के बिजनेस को कैसे कंडक्ट करा जाएगा, उसके लिए कौन सा प्रोसीजर होगा, कौन से रूल्स को फॉलो करा जाएगा। एंड अगर इस कमेटी को लगता है कि इन रूल्स को चेंज करने की जरूरत है तो अमेंडमेंट्स रिकमेंड करना भी इस कमेटी का ही काम होगा। इसमें भी लोकसभा में 15 मेंबर हैं एंड स्पीकर एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है इस कमेटी के। राज्यसभा के लिए 16 मेंबर्स हैं एंड इसके लिए भी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एक्स ऑफिशियो मेंबर इसके चेयरमैन है। अब देखिए थोड़े थोड़े से ना डिफरेंसेस को याद रखना है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में एंड रूल्स कमेटी में प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ हाउस
दैट इज स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा ही चेयरमैन होंगे इन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के एंड रूल्स कमेटी के। बट रूल्स कमेटी में राज्यसभा का एक मेंबर ज्यादा है, देखिए यहाँ पर 16 है। इस छोटे छोटे डिफरेंस को भी याद रखना है आपने। ऐसे ही जो प्राइवेट मेंबर्स बिल से रिलेटेड कमेटी है वो सिर्फ लोकसभा के लिए ही है एंड इसमें डेप्यूटी स्पीकर मैन इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। लास्ट इसकी कमेटी है कमेटी ऑन एब्सेंस ऑफ मेंबर्स। एब्सेंस ऑफ मेंबर्स इसका भी देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि अगर कोई मेंबर हाउस की सिटिंग से एब्सेंट है स्पेशली फॉर कॉन्टिन्यूअस 60 डेज के लिए एंड दैट टू विदाउट परमिशन ऑफ हाउस, तो इसका जो एब्सेंस है इसको एग्जामिन करना, इसको चेक करना इस कमेटी का काम होगा। इसके लिए भी देखिए अब लोकसभा के लिए ये भी एक स्पेशल कमेटी ही है, लोकसभा के लिए ही है एंड इसके में 15 मेंबर्स हैं एंड राज्यसभा के लिए ये कमेटी नहीं है, राज्यसभा में ये काम हाउस ही खुद करता है। नेक्स्ट है हाउस कीपिंग कमेटी एंड कंसल्टेटिव कमेटी, तो इनको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।